अच्छा जी, अब हम जो है वो पी वेव मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। पी वेव मॉर्फोलॉजी में आपने क्या देखना है, आपको पता है कि ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को शो कर रहा होता है। और इसका जो टाइम इंटरवल याद रखने के बजाय आप 2 to 3 मिलीमीटर जो है वो याद रख लें, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिलीमीटर वन स्मॉल बॉक्स होता है और उसका टाइम जो है 0.04 होता है। तो अगर आपको ये 2 to 3 मिलीमीटर याद है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 0.04 से, तो 2 से करेंगे तो 0.08 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। तो ये सेकंड्स टाइम आपको खुद ब खुद मिल जाएगा अगर आपको मिलीमीटर्स में याद है। 2 to 3 स्मॉल बॉक्सेस जो है ना इसकी नॉर्मल लेंथ होती है। पी वेव मॉर्फोलॉजी जो है ना हम लीड 2 के अंदर मेनली देखते हैं, ठीक है। अब पी वेव जो है वो हमने देख ली, ऐसे नोड से जो है ना जनरेट होती है, तो डीपोलराइजेशन को शो कर रही होती है एट्रिया के, ठीक है। अब पी वेव की मॉर्फोलॉजी जो है ना, अगर यहाँ जो जनरेशन है एट्रियल डीपोलराइजेशन की वो ऐसे नोड से हुई है तो पी वेव पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर पी वेव जो है वो जो फर्स्ट इनिशियल आपकी इम्पल्स है वो इधर से आ रही है तब भी पी वेव पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर ये ए वी नोडल के करीब रीजन जो है कहीं से आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। या फिर ए वी नोड से नीचे कहीं से भी अगर इम्पल्स जनरेट हो जाती है, यानी एक टॉपिक फोकस हुआ है, प्रेजेंट होता है, तो वो पी वेव को इन्वर्ट कर देगा, क्योंकि डायरेक्शन जो है फिर इम्पल्स अगर यहाँ से जनरेट होगी या यहाँ से जनरेट होगी तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में नहीं आएगी। तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से पी वेव इन्वर्ट हो जाती है। अब दो कंडीशंस हैं हमारे पास एट्रियल एनलार्जमेंट की, या तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो सकती है या लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट हो सकती है। तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट पहले हम पढ़ते हैं। राइट एट्रिया कब एनलार्ज हो सकता है? आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो जब भी लंग्स का इशू होगा, तो लंग्स के इशू होने की वजह से राइट वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और उसकी वजह से राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो सकती है। तो इसलिए इसको पी पल्मोनेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पी वेव है वो पल्मोनेल का मतलब है कि लंग के अंदर इशू है, यानी राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है, तो इसके अंदर पी वेव की मॉर्फोलॉजी जो है ना वो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट वाली आएगी। इसमें होता क्या है कि पी वेव जो है वो, ये पी वेव पल्मोनेल है तो पी वेव पी से पीक्ड, ठीक है, इस तरह नॉच्ड बनेगी, ठीक है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 2.5 मिलीमीटर जो होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपका इनलार्जमेंट हो जाता है आपका जो राइट एट्रिया है, तो डीपोलराइजेशन जो है ना वो क्योंकि मैस उसका बढ़ गया, ओवरऑल मैस बढ़ गया, तो उसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड भी जो है ना वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट की तरफ। लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट कब कब हो सकती है? जब भी लेफ़्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो है उसके अंदर इशू होगा, यानी आप इसको कह सकते हैं माइट्रल स्टीनोसिस हो सकती है, या फिर माइट्रल रिगर्जिटेशन या एओर्टिक स्टीनोसिस, ठीक है, जिसकी वजह से एट्रिया पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पी माइट्रेल कहते हैं। अब इसमें माइट्रेल का जो एम है इसको अगर आप याद रखें तो इसको अगर आप ऑपोजिट कर दें तो डब्ल्यू बनता है, ठीक है। इसमें जो नॉच्ड जो है ना पी वेव बनती है, नॉच्ड पी वेव क्या होती है, ये एम जो है, इसको आप डब्ल्यू पढ़ लें या एम पढ़ लें, तो अगर आप इसकी मॉर्फोलॉजी चेक करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ना, ये जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एम सा बन जाता है, पी वेव जो है वो एम की तरह नज़र आती है आपको, इसलिए इसको पी माइट्रेल आप इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है कि आपकी जो पी वेव है वो एक तो ब्रॉड हो जाती है, दूसरी नॉच्ड हो जाती है, ठीक है। नॉच्ड और ब्रॉडर, वाइडर पी वेव होती है, दूसरी नॉच्ड होती है। नॉच्ड क्यों होती है? क्योंकि आपका लेफ़्ट एट्रिया जो है लार्ज हुआ हुआ है, पी वेव तो जो है ना ये वाला जो राइट एट्रियम है वो जल्दी डीपोलराइज हो जाएगा, तो ये वहाँ तक डीपोलराइज हो गया। उसके बाद लेफ़्ट एट्रियल जो है एट्रियम जो है वो अभी तक डीपोलराइज हो रहा होगा, तो ये एक और पी वेव हमें वहाँ पे मिल जाएगी। इस वजह से जो है ना ये ज़रा वाइडर पी वेव होती है, और इसके साथ जो है क्या होता है, ये नॉच्ड होती है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो ये आपको बिल्कुल वाज़ेह जो है ना नज़र आ रही है कि पूरा एम नज़र आ रहा है, ठीक है, पी वेव का। इसको पी माइट्रेल कहते हैं। अब ये कब कब हो सकती है, दोनों की कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। राइट एट्रियल एबनॉर्मेलिटी जिसको हम पी पल्मोनल कहते हैं, ब्रोंकियल एस्मा, यानी जब भी लंग्स का इशू होगा, एम्फीसीमा, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी वेल्व स्टीनोसिस। लेफ्ट एट्रियल एबनॉर्मेलिटी जिसको हम पी माइट्रल कहते हैं, माइट्रल स्टीनोसिस, माइट्रल रिगर्जिटेशन, एरोटिक स्टीनोसिस तब तक होता है। इन्वर्टेड पी मैंने आपको बता दी, जब भी जो है ना टॉपिक फोकाई होगा ए वी नोड या ए वी नोड से नीचे, तो पी वेव जो है ना वो इन्वर्ट हो जाती है। इंटर एट्रियल डिले क्या होता है? इंटर एट्रियल डिले होता है किसी वजह से जो है ना राइट और लेफ़्ट जो एट्रिया है इनके अंदर इशू हो, ठीक है, यानी उनमें से किसी एक की एनलार्जमेंट हो जाए, तो जो पी वेव है वो बाईफेजिक आ सकती है। लेकिन ये बाईफेजिक तब आती है जब इनमें से इतना वो चेंज ना आए कि आपको लीड टू के अंदर अगर चेंज नहीं मिल रहा, वो जो हमने देखा था ना पी पल्मोनल या पी माइट्रल, वो हम लीड टू में देखते हैं, ठीक है। अगर वो लीड टू में नहीं आ रहा, बहुत कम चेंज आया है,
तो वो हम V6 और V1 के अंदर जो है ना लीड जो होती है इसके अंदर हम ये बाईफेजिक यानी इंट्रा एट्रियल कंडक्शन डिले जो है ना इनके अंदर देखते हैं कि इतना इशू नहीं होता, थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन एनलार्जमेंट जो है ना वो प्रेजेंट होती है। अब इसमें अगर आप इसको जुगाड़ लगा के याद करें तो सिंपली इसमें पी वेव जो है ना बाईफेजिक होती है। बाईफेजिक होने का क्या मतलब है, ये एक अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, एक डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब इसने जो लिखा हुआ है उसकी बजाय अगर मैं आपको वैसे बताना चाहूँ कि ये जो बाईफेजिक होगी, इसमें अगर आप देखें, अगर ये यहाँ पे ये फ़र्स्ट हाफ़ है, अगर फ़र्स्ट हाफ़ का एम्पलीट्यूड जो है और उसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है सेकंड हाफ़ की निस्बत, तो इसका मतलब ये राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है, ठीक है। अगर सेकंड हाफ़ का ज़्यादा हो, ये छोटा होता और सेकंड हाफ़ जो है ना वो ये वाला इनलार्ज होता और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता, तो ये लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट होनी थी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका क्राइटेरिया देख लें तो इसने कहा है कि आप V1 के अंदर पी वेव देखें और V6 के अंदर देखें, उनके जो फ़र्स्ट हाफ़ हैं, ये दोनों के फ़र्स्ट हाफ़ उनको कंपेयर करें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर V1 जो है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो इसको हम कहेंगे राइट एट्रियल इनलार्जमेंट, ठीक है। जबकि दूसरा जो है लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट देखने के लिए आप क्या करते हैं, आप सिंपली V1 को कंपेयर करते हैं उसके फ़र्स्ट हाफ़ को उसके सेकंड हाफ़ के साथ, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, ये उसका फ़र्स्ट हाफ़ है बाईफेजिक का, ये उसका सेकंड हाफ़ है। ये देखें, ये फ़र्स्ट हाफ़ है और ये सेकंड हाफ़ है, ये ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इस तरह आप उसको कर सकते हैं। लेकिन सिंपल यही है कि अगर इसका फ़र्स्ट हाफ़ ज़्यादा होता तो हम इसको क्या कहते हैं, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। और अब अगर इसका सेकंड हाफ़ जो है वो ज़्यादा है तो हम इसको कहेंगे लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। दोनों की इसी चीज़ जो है ना हमारे सामने है। ये इसको अगर आप देखें तो ये पहले पी वेव है और फिर ये जो है ना इसका बाईफेजिक पार्ट है। तो यहाँ पे पहली जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा है, ठीक है। उसकी एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है और उसका विड्थ भी ज़्यादा है। इसी तरह यहाँ पे देख लें, ये ऊपर जा रहा है, नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा है। पहला पार्ट जो है ना वो ज़्यादा इनलार्ज भी है और ज़्यादा एम्पलीट्यूड भी है उसका। तो ये राइट एट्रियल इनलार्जमेंट होता है इंट्रा एट्रियल कंडक्शन डिले के अंदर। और ये वाला जो है ये किसको शो कर रहा है, ये देखें, पहला फेज़ तो बहुत छोटा सा है लेकिन दूसरा पार्ट जो है वो बहुत डीप है, ठीक है। तो ये जो है लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट की वजह से जो है ना इंट्रा एट्रियल कंडक्शन हो रही है।